हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर है। तो समपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं वह कल के वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है दो कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम में जो है समपोषी व्यतिकरण लिखेंगे और दूसरे कॉलम में जो है विनाशी व्यतिकरण लिखेंगे। तो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, बहुत ही आसान है। जिन बिंदुओं पे तीव्रता क्या होती हैं, अधिक होती हैं, उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर जो है तीव्रता क्या होती हैं, कम होती हैं या शून्य होती हैं, उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला अंतर है, पहला अंतर होगा, तो पहला अंतर है जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती हैं, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती हैं, तीव्रता क्या होती हैं, अधिक होती हैं, तीव्रता अधिक होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। कितना आसान है। इसे एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, जिन बिंदुओं पे तीव्रता अधिक होती हैं उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें पहला जो क्या लिखेंगे, जिन बिंदुओं तीव्रता, जिन बिंदुओं पे क्या लिखेंगे, तीव्रता क्या होती हैं, कम या क्या होती हैं, शून्य होती हैं, कम या शून्य होती हैं, उसे क्या कहते हैं, विनाशी, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो पहला क्या था, जिन बिंदुओं पे तीव्रता क्या होता है, यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पे क्या है, कम या शून्य होती हैं, उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो समझ में आ गया। दूसरा, अब दूसरा अंतर होगा, इसमें कलांतर 0 अंश होता है, इसमें समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वह 0 अंश होता है। तो लिखेंगे इसमें कलांतर क्या होता है, इसमें कलांतर 0 अंश होता है, इसमें कलांतर क्या होता है, 0 अंश होता है। इसमें लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरा, इसमें कलांतर जो है 180 अंश होता है, इसमें कलांतर क्या होता है, 180 अंश होता है। इसमें कलांतर क्या बताए हैं, 0 अंश होता है और इसमें कलांतर क्या होता है, 180 अंश होता है। तीसरा लिखेंगे, इसकी तीव्रता अधिकतम होती है, तीसरा, इसकी तीव्रता क्या होती हैं, इसकी तीव्रता अधिकतम होती हैं, अधिकतम होती हैं। और इसमें लिखेंगे, इसकी तीव्रता क्या होती हैं, इसकी तीव्रता न्यूनतम होती हैं, इसमें अधिकतम है तो यह क्या हो जाएगा, न्यूनतम होती हैं। लिखेंगे इसमें, या इसकी लिख सकते हैं, इसकी तीव्रता क्या होती हैं, इसकी तीव्रता न्यूनतम होती हैं, न्यूनतम माने क्या होता है, कम, न्यूनतम होती हैं। कितना आसान है।
बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें तीव्रता अधिकतम है तो इसमें तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। चौथा लिखेंगे, इसमें चौथा लिख लेंगे, इसमें कास फाई का मान, और इसमें भी लिखेंगे कास फाई का मान। इसमें कास फाई का मान 1 होता है, क्या लिखेंगे, इसमें कास फाई का मान, कास फाई का मान क्या होता है, इसमें कास फाई का मान 1 होता है, 1 होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें कास फाई का मान, इसमें कास फाई का मान, कास फाई का मान क्या होता है, मान -1 होता है, -1 होता है। तो इसमें लिखेंगे कास फाई का मान जो है 1 होता है, इसमें कास फाई का मान क्या होता है, -1 होता है। अगला जो लिखेंगे पांचवा लिखेंगे, यदि तीव्रता के दोनों आयाम अगर इसमें आपस में बराबर हो जाएं तो परिणामी तीव्रता जो होता है क्या होता है, किसी भी आयाम के क गुना होता है, 4 गुना। यह सिद्ध करके जो है कल के वीडियो में बताया गया था। यहाँ लिखेंगे, यदि दोनों आयाम, क्या लिखेंगे, यदि दोनों, इसमें 2 आयाम होते हैं, दोनों आयाम आपस में, दोनों आयाम क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं तो इसका परिणामी तीव्रता किसी भी आयाम के, परिणामी तीव्रता किसी भी आयाम का कितना गुना हो जाएगा, किसी भी आयाम का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। खड़ी पाई कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जाएगा। माने यदि दोनों आयाम आपस में बराबर हो जाएं तो इसकी परिणामी तीव्रता किसी भी आयाम के क गुना होता है, 4 गुना हो जाता है। और इसमें क्या होगा, यदि दोनों आयाम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएं तो इसका परिणामी तीव्रता क्या होता है, इसका परिणामी तीव्रता जो है 0 हो जाता है। ये सिद्ध करके जो है कल के वीडियो में बताया गया था, परिणामी तीव्रता क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब ये 0 होगा, तो इसमें आयाम अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका परिणामी तीव्रता क्या हो जाता है, 0 होता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों आयाम अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह किसी भी आयाम के क गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ये जो है 5 अंतर जो है इसमें बताया गया। तो ये पांचों अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पांचों अंतर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको क्या होगा, ये अंतर याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण की शर्त। व्यतिकरण के क्या शर्त हैं, तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, व्यतिकरण के शर्त। व्यतिकरण के शर्तें क्या हैं, यह भी जो है कई सालों के बोर्ड के परीक्षा में पूछा रहा है, कई सालों से आ रहा है पेपर में कि व्यतिकरण का शर्त बताइए। तो व्यतिकरण के जो शर्तें हैं वह निम्न हैं। अब पहला शर्त क्या है, तो यहाँ पहला शर्त यहाँ लिखेंगे, पहला शर्त तो पहला होगा दोनों स्रोतों का आयाम। याद रखिए, दोनों जो स्रोत हैं मतलब जिसमें 2 आयाम होते हैं, A1 और क्या थे, A2 थे, जिसमें दोनों स्रोतों का आयाम आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो व्यतिकरण में क्या शर्त होता है, लिखेंगे दोनों स्रोतों, दोनों क्या लिखेंगे, स्रोतों
दोनों स्रोतों की आयाम, दोनों स्रोतों की क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयाम, दोनों स्रोतों की आयाम आपस में क्या होती हैं, आपस में बराबर होनी चाहिए, आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों जो हैं क्या हैं, दोनों स्रोतों के आयाम आपस में बराबर होनी चाहिए। यह पहला हो गया। अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, दोनों स्रोतों के तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे दोनों स्रोतों की तरंगदैर्ध्य, दोनों स्रोतों की क्या लिखेंगे यहाँ पर, तरंगदैर्ध्य, दोनों स्रोतों की तरंगदैर्ध्य क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। कितना आसान है। अब तीसरा लिखेंगे, दोनों स्रोतों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तीसरा, दोनों स्रोतों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा। और चौथा जो है, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होना चाहिए। इसके 4 शर्त हैं, चारों शर्तों को ध्यान देखेंगे, समझेंगे। दोनों स्रोत का आयाम क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। दोनों स्रोतों को तरंगदैर्ध्य आपस में बराबर होनी चाहिए। दोनों स्रोतों के आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और चौथा लिखेंगे, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों स्रोत एक दूसरे के, दोनों स्रोत क्या हैं, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, निकट होनी चाहिए। एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, निकट होना चाहिए। तो जो है क्या है, दोनों स्रोत एक दूसरे के क्या होना चाहिए, निकट होना चाहिए। तो यह जो 4 बताया गया व्यतिकरण की ये शर्त हैं। तो ये चारों शर्त को भी जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है कि व्यतिकरण का शर्तें बताइए। तो व्यतिकरण के 4 शर्त जो हैं समझ में आ गया होगा कि दोनों आयाम आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगदैर्ध्य आपस में बराबर होनी चाहिए, आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, और वह एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, निकट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में क्या बताया गया, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर और व्यतिकरण के शर्त को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।